हेलो एवरीवन। तो ये साइंस केमिस्ट्री की सीरीज का चौथा वीडियो। तो शुरू करते हैं। पहली स्लाइड। सबसे पहले देखिए क्या है कि मैग्नीशियम आपने सुना होगा। मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है ना। ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो एक वाइट फ्लेम निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि वाइट फ्लेम निकल रही है, जलाने पे किसको जला रहे हैं, तो ये मैग्नीशियम को हम जलाते हैं इसको। और उसके बाद ये वाइट पाउडर में तब्दील हो जाता है। ये वाइट पाउडर कौन है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद देखते हैं अगला जो है, एक क्विक लाइम को जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो बन जाता है स्लेट लाइम। ये CaO, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे वैसे लिखा ही हुआ है। CaO को कहते हैं क्विक लाइम, क्विक लाइम। और CaOH होल ट्वाइस ये है स्लेट लाइम। जब आपने देखा होगा ये लाइम क्या है, चूना। तो जब आप चूने में पानी मिलाएंगे धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्लेट लाइम बन जाएगा। एकदम खाने वाला चूना बन जाएगा। वो जो आशा सुरती के साथ थोड़ा सा आप निकालेंगे, वो जो उसमें बताता नहीं है, देख रहा है विनोद कौन सा चूना लाया है, तो ऐसे चूने की डिबिया से निकाल के और ऐसे मसल के बढ़िया खा लेना है। लेकिन अभी पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन जो है ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है, जब हीट रिलीज हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, यहाँ से हीट निकलेगी इस रिएक्शन में, यानी CaO प्लस पानी आप मिलाएंगे तो यहाँ पे तो स्लेट लाइम मिल जाएगा, साथ में आपको हीट मिलेगा। हीट को मैं डेल से दिखा रहा हूँ। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। और इसी का अपोजिट एंडोथर्मिक क्या हो जाता है, अगर वो हीट ले, हीट एब्जॉर्ब कर ले, अगर किसी काम को करने में, किसी रिएक्शन को करने में हीट अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसे हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये अंतर है। और कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आएगा। तो एक्सोथर्मिक के कुछ एग्जांपल देखते हैं। बर्निंग, देखिए जब आप कोई चीज़ जलाएंगे तो वो तो जल जाएगा और साथ में क्या देगा, आपको हीट देगा। तो बर्निंग क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसी तरीके से रेस्पिरेशन भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छे से याद रखिए, रेस्पिरेशन जब आपका ग्लूकोज टूटेगा, जब ऑक्सीजन जाएगा और कुछ ना कुछ आपको एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए रेस्पिरेशन क्या है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये जो आपकी जो वेजिटेबल है, पत्ते हैं, साग वाग जो भी है, जब जमीन में इसको वो हो जाएंगे डिकम्पोज, कंपोस्ट बनने के लिए, तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा, ये जो स्लेट लाइम था, इस स्लेट लाइम में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, CaCO3। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मार्बल का भी फॉर्मूला यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि तो वाइट वॉशिंग वॉल्स में इसी का हम यूज़ करते हैं। चूने का कई बार नहीं कहते चूने का पेंट करवाया, तो यही है, स्लेट लाइम होता है। और उसमें धीरे धीरे जैसे एटमॉस्फेयर 3-4 दिन बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उस दीवार पे लगने लगेगी। इस पे आपने स्लेट लाइम चूने से पोत दिया है। अब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में 2-3 दिन तक इस पे कार्बन डाइऑक्साइड चढ़ेगी और क्या बन जाएगा, एकदम ये थोड़ा रफ, एकदम थोड़ा टाइट सा बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो फेरस सल्फेट है उसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, तो होता है 7। इसका फॉर्मूला क्या है फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट डॉट 7H2। कितने इसमें पानी के वो मॉलिक्यूल हैं ऐसा आप समझ लीजिए, उसे हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल, बहुत बार ये क्वेश्चन है कि ग्रीन विट्रॉल किसे कहते हैं, तो कहते हैं हम फेरस सल्फेट को। इसमें कितना है 7H2। उसी तरीके से कॉपर सल्फेट में क्या होता है, CuS4 हो जाएगा। इसमें होता है 5H2। इसको हम कहते हैं ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल भी आप ऐड कर लेना। उसी तरीके से जो जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, उसमें भी कितना होता है 7H2। फेरस और जिंक देखो एक ही जैसे थोड़ा देखने में भी लगते हैं, हम जिंक और आयरन, और दोनों में 7 है। और 7 ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, दोनों का धोनी का नंबर है याद कर लो। और ये इसको बोलते हैं वाइट विट्रॉल, ये है ब्लू विट्रॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा घूम घूम के यही 3 सवाल आते हैं। फिर एक और आता है इसमें से कि ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं, अगर आ जाए तो ऑयल ऑफ विट्रॉल एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आपको पता होगा, तो इसको ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस क्या है, लेड नाइट्रेट वाला। लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे तो आपको मिलेगा, देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन मतलब उसको टूट रहा है अलग से। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, अगर A प्लस बी है, इसके साथ मान लो AC था DC था, तो ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ आ जाए, AD प्लस BC बन जाए, तो ये क्या हो जाता है
डबल डिस्प्लेसमेंट। और अगर ए प्लस बी डी है मान लो, ठीक है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, ए डी प्लस बी बन गया, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसको डिस्प्लेस कर दिया, इनके बॉन्ड को तोड़ के अपना बना लिया एडी से। ये तो चीट वाली बात हो गई। और इसमें क्या है, दोनों ने चीट कर लिया, ए ने डी के साथ, बी ने सी के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरीके से ये कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको आप जब करेंगे तो इसमें क्या मिलेगा आपको, लेड ऑक्साइड, NO2 और O2। जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है NO2। NO2 इतनी बार पूछा गया है। NO2 एक ब्राउन फ्यूम्स है, ब्राउन कलर की ये गैस है। तो कितनी बार तो आ जाता है कि एक वो है और इसको क्या कहते हैं, ब्राउन कलर की एक फ्यूम निकली किसी रिएक्शन में, तो बताओ कि वो कौन सी गैस है। तो कहीं भी आप ब्राउन फ्यूम्स देखें तो बिल्कुल शर्माना नहीं है, आपको मार देना है। क्या मार देना है, यही कि NO2 जो है वो हमारा आंसर है। NO2 इज अ ब्राउन फ्यूम्स। आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये जो सिल्वर है, ये ग्रे हो जाता है सनलाइट में। सनलाइट जब आएगी, ये असल में होता है क्या, वाइट कलर का होता है आपका सिल्वर क्लोराइड। और जब आप इसमें सनलाइट देंगे तो डिकम्पोज होकर Ag अलग, क्लोरीन अलग हो जाएगा, और Ag आपका क्या हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट था। ये मैंने क्या बोला, खैर जो बोला AgBr इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी अगर आपको पता हो, वो रील वील डाल के से करते थे, और अब तो खैर डिजिटल आ गए हैं। तो उसमें कौन सा एलिमेंट यूज़ होता है, कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है, वो है AgBr। AgBr प्लीज़ उसको याद रखें। और AgBr शायद फ्रैंकल और सॉर्ट की दोनों डिफेक्ट दिखाता है, जो कि हमारे काम का नहीं है। अच्छा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। तो जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करेगा प्लांट, पहले तो हीट या लाइट जो है लेगा तभी तो, सनलाइट लेगा तभी तो काम वाम करेगा अपना। तो ये एंडोथर्मिक हो गया। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये आइस है, ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, पानी पानी हो जाएगा, तो हीट लेगा थोड़ा सा सराउंडिंग से तभी तो मेल्ट होगा, तो ये भी हीट ले रहा है, एंडोथर्मिक। इवापोरेशन, अच्छा इवापोरेशन ये है, तो ये भी तो हीट लेगा तभी तो इवापोरेट होगा, टेम्परेचर आप देंगे, तो ये भी क्या हो गया, एंडोथर्मिक। और इवापोरेशन से मुझे याद आता है 4 फैक्टर्स ऑफ इवापोरेशन, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। क्या क्या है वो, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, और विंड स्पीड है, और एक और लगा लो कुछ, सरफेस एरिया। अगर आपको इवापोरेशन बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ा दो, विंड स्पीड बढ़ा दो, सरफेस एरिया बढ़ा दो, और ह्यूमिडिटी को घटा दो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का ऐड होना, गेन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। और ऑक्सीजन अगर रिड्यूस हो जाए, लूज हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। लेकिन दो और डेफिनेशन है, वो भी हम देख लेते हैं। खैर पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए CuO है, अब ये आगे चल के क्या बन गया, Cu बन गया, इसका ऑक्सीजन उड़ गया, तो ऑक्सीजन का लूज हो गया, इसका मतलब ये रिडक्शन है। ठीक उसी तरीके से H2 आगे चल के क्या बन गया, H2O, यानी इसको लड़के ने ऑक्सीजन दे दिया, तो इसको क्या बोला, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कहें तो बात अलग अपोजिट हो जाती है, कि अगर लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम उसे रिडक्शन कह देंगे, रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में कहें तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे उसका उल्टा हो जाएगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें थी। हालांकि पहला वाला ही ज़्यादा काम में आता है, तीसरा भी कई बार पूछ लेते हैं। कोरोजन आपको पता ही है, लग जाता है कोरोजन, रस्ट वस्ट है, आयरन वाला पता ही है आपको। दो और एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं। ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, देखिए कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग। कॉपर सल्फेट किस कलर का होता है, अभी हमने देखा था, ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रॉल इसे कहते हैं, डॉट 5H2O, है ना। तो ये ब्लू होता है, और ग्रीन क्या कह रहा हूँ मैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कह रहे हैं कि कॉपर होता तो ब्राउन कलर का है, लेकिन अगर वो ग्रीन हो गया है, इसका मतलब है इस पर कोरोजन हो चुका है। ठीक है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर शोज कोरोजन। और सिल्वर के ऊपर अगर ब्लैक कोटिंग हो जाए तो भी हम इसे क्या कहेंगे, कोरोजन। और सिल्वर आपको पता ही है, सिल्वर सल्फाइड बना लेता है एटमॉस्फेयर में, इसीलिए ये क्या है, वो हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सिल्वर को एटमॉस्फेयर में रखा तो वो ब्लैक हो गया, बताओ काहे हो गया, क्योंकि इसने Ag2S बना लिया था। कई बार आता है कि इसने Ag2S बना लिया, तो बताओ किसने बना लिया, तो सिल्वर ने बना लिया। घूम फिर के Ag2S का कई बार फॉर्मूला पूछा है, और कई बार इसका नाम पूछा है, सिल्वर सल्फाइड, और यही सब काम है इनका, और आप इसको याद कर लीजिए। रेंसिडिटी नाम से आपको नहीं लग रहा एसिडिटी सा।
खैर एसिडिटी अभी ठीक है, क्योंकि जब फैट और ऑयल ये सारी चीज़ें जब ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, यानी इसमें ऑक्सीजन लग जाएगा इसमें फैट और ऑयल में, तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसकी स्मेल भी खराब हो जाएगी, इसका टेस्ट भी बदल जाएगा। जैसे आप कुरकुरे वुरकुरे कुछ देर रख दीजिए तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो कहाँ मजा आता है ना। इसी को बोलते हैं दे बिकम रैंसिड। तो इसके लिए क्या करना है, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं हम, उस पे ऐसी चीज़ें छिड़क दो, नमक छिड़क दो, प्रिजर्वेटिव छिड़क दो, जिससे कि उसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो ही ना, इस पर जल्दी ऑक्सीजन ना आ पाए, तो ये लंबे टाइम तक चलेगा। अचार उचार में भी हम करते हैं। और टाइट ढक्कन वक्कन जो है अपना टाइट एकदम बंद रखो, ताकि ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, और वो चीज़ें लंबे समय तक चलेंगी। चिप्स के पैकेट में हम कौन सी गैस डालते हैं, तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन काहे डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ी सी इनर्ट टाइप की बिहेव करती है। बहुत बार ये सवाल आया है कि चिप्स में, कुरकुरे में, फलाने में कौन सा गैस डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं। इसको याद क्यों नहीं कर रहे हो, इसको याद कर लो, हर बार आता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एसिड एंड बेसिस। शायद आपको बताओ, एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, एसिड सार, और बेसिस वहीं दूसरी ओर बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एसिड ब्लू को रेड में कर देता है, और बेस रेड को ब्लू में कर देता है। देखो याद करने के लिए मैंने तो ऐसे किया था अपने ज़माने में, एसिड है, एसिड के लास्ट में डी आ रहा है ना, तो इसमें कुछ भी डालोगे तो डी हो जाएगा, तो डी यानी कि रेड, इसके भी लास्ट में तो डी है, रेड, तो ब्लू डाल दो तो रेड हो जाएगा। समझ आ रहे हैं ना ये क्या है, फिर से समझो। एसिड के लास्ट में डी है, यानी इसमें आप कुछ भी डाल दो तो डी हो जाएगा, यानी डी यानी उसके भी लास्ट में डी हो जाएगा, रेड। तो ब्लू डालोगे तो रेड हो जाएगा। और नहीं तो आपको बेसिस याद करना है, तो बेसिस क्या करती हैं, बेसिस रेड को ब्लू कर देती हैं। ब्लू को रेड कौन करता है, बेसिस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ब्लू, ये ब्लू है, ये रेड है, ये बेसिस है। तो लेकिन आप, सॉरी, ये क्या करती हैं, या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं इसी को, हम्म, ठीक है, ब्लू को रेड कर दे रहा है एसिड। ये टर्म आपको अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप पढ़िए, ये क्या कह रहा है। तो ये भी याद कर सकते हैं, ये स्टैंड्स फॉर एसिड, और ये है ब्लू, ये है रेड, ये है एसिड। ब्लू को रेड कर देता है एसिड, चाहे ये याद कर लो, चाहे ये वाला याद कर लो, पर मैं तो कहूँगा यही वाला याद करो कि लास्ट में डी है तो उसमें कुछ भी डालो रेड हो जाएगा। ठीक है, लिटमस क्या है, अगर लिटमस ना एसिड में डालो ना बेस में डालो तो असल में वो किस कलर में रहेगा, पर्पल कलर में रहेगा, क्योंकि ये एक पर्पल डाई है, पर्पल डाई है। और इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम लाइकेन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, जो कि एक प्लांट है बिलोंगिंग टू थैलोफाइटा डिवीजन। थैलोफाइटा आपको पता है ना, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और थैलोफाइटा को ही शायद किंग्स वो कहते हैं, किंगडम ऑफ एम्फीबियंस ऑफ द किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं या नहीं, चेक करना पड़ेगा मुझे, चेक करूं या रहन दूं, आप चेक कर लेना। हालांकि यही कहते हैं शायद, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, थैलोफाइटा को ही कहते हैं। और लाइकेन क्या होता है, ये एक सिम्बायोटिक रिलेशन होता है एल्गी और फंगी के बीच, साथ साथ रहते हैं और दोनों को फ़ायदा होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, नॉट लिविंग इन रिलेशनशिप। तो लिटमस अगर कोई आ जाए सवाल कि ना एसिड में डाला ना बेस में डाला तो उसका असल में कलर क्या रहेगा, तो वो पर्पल रहेगा, एंड इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट थैलोफाइटा डिवीजन, और या फिर लाइकेन कह सकते हैं। कई तरह के नेचुरल इंडिकेटर हैं, जैसे हमारे पास टर्मरिक भी है, इंडिकेटर है, फेनप्थलीन है, और मेथाइल ऑरेंज है, आपने लैब में ये सब किया ही होगा। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल फैक्ट्री का क्या मतलब है, जिनका अलग अलग उसमें डालेंगे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इस वाले में क्या हो रहा था, लिटमस में इसका कलर चेंज हो रहा था। तो जैसे कि वनीला है, तो इसमें क्या है कि आप वो चेंज कर देंगे, एसिड में डालेंगे तो ऐसी ऐसी खुशबू, और बेस में डालेंगे तो ऐसी ऐसी खुशबू। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स वो है जो ऑर्डर चेंज करके, यानी स्मेल चेंज करके आपको बताए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो यार। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, 6 बार पढ़ो याद हो जाएगा। यानी मेटल का कोई ऑक्साइड बनेगा, मेटल का ऑक्साइड जैसे कोई भी ले लो, आयरन का ऑक्साइड ले लो, है ना, तो ये क्या होगा, असल में ये बेसिक होगा, बस इतनी सी बात हो रही है। और अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड लेंगे तो वो क्या होगा, एसिडिक हो जाएगा। और आपको ये पता ही है कि एसिड प्लस बेस क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो अगर कहीं मैं ऐसे लिख दूं कि मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, तो ये क्या देगा,
ये क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड तो बेसिक है और बेस प्लस एसिड क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। तो आप इसको ध्यान रखिए कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अच्छा, कुछ और ऑक्साइड ऐसे होते हैं जैसे कि ZnO और Al2O3, ये क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब ये एसिडिक भी शो करते हैं अपने आप को और बेसिक भी शो करते हैं, ये दोनों का है, ये दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जांपल्स आर ZnO एंड Al2O3, बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब मेटल में अगर आप एसिड डालेंगे, जैसे आप सोडियम ले लो और एसिड यानी HCl ले लो, जब आप मेटल में आप वो डालेंगे एसिड, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल में एसिड डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और हाइड्रोजन गैस वही है जो पॉप साउंड निकालती है। ऐसे आप टेस्ट ट्यूब को अगर लेके जाएंगे, मान लो यहाँ रिएक्शन हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकली, यहाँ आप टेस्ट ट्यूब लेके जाएंगे तो पॉप साउंड निकलती है, पॉप ऐसे सुनाई देती है, उसको पॉप साउंड कहते हैं। और अगर मेटल का कार्बोनेट है या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट है, मेटल यानी Na2CO3 मान लेते हैं ऐसा, या तो उसका हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, इसमें अगर आप एसिड मिलाएंगे, ये या फिर ये, इसमें अगर आप एसिड मिलाएंगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस इवॉल्व होगी। क्या बाय प्रोडक्ट बनेंगे उनकी बात नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि CO2 इवॉल्व हो रहा है। और CO2 इवॉल्व हो रहा है, इसका आप पता कैसे लाएंगे, आपको पता है, स्लेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें जब आप CO2 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, तो वहाँ से आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे CO2 इवॉल्व हो रही है, ये आपको बता ही दिया। अच्छा, एसिड पानी में आप डालते हैं तो क्या होता है, H+ आयन डिसोसिएट होता है और बेसिस से हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH-। होते दोनों हैं, एसिड में भी OH- डिसोसिएट होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, H+ दबा के होंगे, मान लो 95% H+ निकालेगा, और बेस को जब आप डालेंगे तो 95% OH- निकालेगा। तो ये बेस के एग्जांपल समझ लीजिए, KOH लिखा हो, कहीं NOH लिखा हो, MgOH2 लिखा हो, जहाँ पे OH वाली बात आ जाए तो वो सारे कौन हो जाएंगे, बेस। ये सारे एग्जाम्पल किसके थे, ये तीनों बेस के। एसिड के एग्जाम्पल क्या है, HCl है, H2SO4 है, ये सब आपको पता ही है। एक और बहुत ही पसंदीदा सवाल यूपीएससी का कि एल्कली क्या होता है। देखिए, सारे बेस हैं, मान लो यहाँ सारे बेस हैं, तो क्या सारे पानी में डिजोल्व हो जाएंगे, नहीं। मान लो कुछ बेस ऐसे हैं, मान लो ये वाला होता होगा, ये वाला होता होगा, तो जो बेस पानी में डिजोल्व हो जाएं उनको ही क्या कह दिया, एल्कली। तो ये सारे क्या हैं, बेस, और इतनों को कहेंगे एल्कली। ये पूरा बेस है, ये एल्कली। एल्कली क्यों, क्योंकि वही बेस को हम एल्कली कहेंगे जो पानी में डिजोल्व हो जा रहे हैं, नॉट ऑल। यूपीएससी क्या कहेगा, कर देगा कि ऑल बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर। अरे भाई, ऐसी कैसी है, क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी आप, ठीक है। और दे आर सोपी टू टच, बिटर, बिटर क्यों, क्योंकि बेस तो बिटर होता ही है, और कोरोसिव, कोरोसिव यानी आपको जला वला देगा, तो दूर रहना है। जैसे एसिड हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही कोरोसिव है, जला देगा, बेस भी कोरोसिव है, बस सब ठीक है, उसकी चर्चा कम होती है, लेकिन है तो बंदे में दम है ही, ठीक है, ये चीज़ें। यूनिवर्सल इंडिकेटर, एक और क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। देखिए, हमने नेचुरल इंडिकेटर देख लिया, और जैसे लिटमस लिटमस है, पेनेप्थलिन, ऑरेंज, ये सब तो ऐसे बनाए हुए हैं। और हमने अभी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर देखा था, स्मेल वाला। वैसे एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स होता है। ये क्या करता है, अलग अलग कलर दिखाएगा आपको एट अलग अलग कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ज़्यादा एसिडिक होगा तो कुछ और कलर, और ज़्यादा एसिडिक होगा तो कुछ और कलर। तो ये एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये PYQ भी है। अच्छा, आपको pH निकालना होता है, ये pH का चार्ट होता है, 0 से लेके 14 तक होता है। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल, और 0 का मतलब होता है वेरी एसिडिक। ये देखिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिडिक है, फिर ये धीरे धीरे घटता है, घटता है, घटता है, घटता है, फिर ये न्यूट्रल हो जाता है, हल्का से घटने लगता है। और यहाँ पे क्या, ये धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, और 14 का मतलब क्या हो जाता है, हाईली एल्कलाइन, ये वेरी एल्कलाइन है, ठीक है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल। वाटर वाटर लगभग न्यूट्रल होते हैं, नहीं तो हल्का सा बेसिक होता है, 7.4 के आसपास। ये pH में जो P है उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है पोटेंस, जर्मन में है, इसका मतलब होता है पावर, कि क्या है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये लॉग लेते हैं ना, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+ आयन का कंसेंट्रेशन। देखिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया 7 आपका न्यूट्रल है और इधर एसिडिक है, तो ये वाले जो हैं 0 के पास वो ज़्यादा एसिडिक है। सबका हम देखते हैं, गैस्ट्रिक जूस जो पेट में है लगभग 1.2 है, यानी बहुत एसिडिक है। लेमन जूस 2.2 होता है। प्योर वाटर या तो 7 ऑप्शन में हो, अगर नहीं हो तो 7.4। ब्लड ब्लड भी 7.4, यानी ब्लड हमारा हल्का सा बेसिक होता है, और पानी भी।
तो पानी पियो चाहे खून पियो, पीएच क्या मिलेगा 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH2, ये होता है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका है पीएच 10, ये बेसिक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए कितना ज़्यादा बेसिक है, NaOH 14, और ज़्यादा बेसिक है। इससे तो हर बार सवाल आता है। विनेगर में कौन सा एसिडिक होता है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको पता है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। एसिड है तो COH, एथ का मतलब होता है 2 कार्बन, एक पहले ही लग गया, एक बच जाएगा, CH2COOH इसका फॉर्मूला होता है। ऑरेंज खट्टी चीज़ें, सिट्रिक एसिड, टेमरिंड, टार्टरिक एसिड, टेमरिंड मतलब इमली। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कोई कितना भी कहे सिट्रिक मारना, आप ऑक्जेलिक ही मारना, NCERT यही कहती है। और मिल्क सॉरी कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड, और कर्ड आपको पता ही है कि लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है, उसी की वजह से बनती है लैक्टोबैसिलस। लेमन इज ऑल्सो सिट्रिक एसिड, ऑरेंज इज ऑल्सो सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग और नेटल स्टिंग, कहीं स्टिंग देखो कि एंट ने वो मार दिया या फिर कोई मधुमक्खी ने वो मार दिया, मधुमक्खी जब से काट वाट ले, डंक मार दिया अपना, तो उसके पास क्या होता है? मेथनोइक एसिड। ये तो यानी अगर आपको कोई मधुमक्खी काट ले, उसमें मेथनोइक एसिड हो गई, तो आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या मिलाना पड़ेगा? बेस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो बेसिक जो वो होता है ना बेकिंग पाउडर, वो हम डालते हैं, ढूंढ के लाते हैं, उसको रगड़ते हैं ताकि जो है न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि एसिड और बेस मिलकर के न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिए हमारी बॉडी जो है वो किस पीएच रेंज में वर्क करती है? 7 से 7.8 में, यानी हल्का सा बेसिक, बॉडी को बेस पसंद है। एसिड रेन कब होती है? जब एसिड हो जाए पीएच, यानी 5.6 एसिड है और इससे भी कम हो जाए तो और एसिडिक हो जाएगा, तो ये एसिड रेन हो जाएगा। टूथ टिके, आपके टूथ में वो कीटाणु वीटाणु आ जाते हैं तो एसिड वेसिड लगाने लगते हैं, एसिड रिलीज करते हैं, और जब पीएच 5.5 से नीचे हो जाएगा तो आपको टूथ डिके हो जाएगा। तो जब आपके टूथ पूरा एसिडिक हो चुका है तो आपको क्या लगता है कि टूथपेस्ट में हम क्या डालेंगे, एसिड या बेस? जाहिर सी बात है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट में बेस वाला माल डालेंगे ताकि एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो जाए। और एंटीएसिड भी आपको ये पता है कि जब आपके पेट में ज़्यादा एसिड हो जाएगा, पेट में एसिड कहाँ से आएगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में होता ही है। तो जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो आपको अब क्या लेना पड़ेगा? बेसिक। तो इसी को बोलते हैं हम एंटीएसिड। एक ऐसा नाम में एसिड आ रहा है लेकिन ये एंटी एसिड, उसका उल्टा है, तो ये असल में एक बेस है, उसको हम डालेंगे ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हम डालते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है MgOH होल ट्वाइस, इसको हम कहते हैं एंटीएसिड। और टूथ में जो टूथ इनेमल है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है बॉडी का, हार्डेस्ट हार्डेस्ट हार्डेस्ट, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। और विनस जो प्लेनेट है उसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाइट और येलोइश क्लाउड्स आपको देखेंगे, काहे के? सल्फ्यूरिक एसिड के, H2SO4 के। और विनस आपको पता है नियरेस्ट प्लेनेट है, अर्थ का ट्विन है, इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट, जस्ट सर्व अस नट, प्लीज भी था लेकिन प्लीज हट गया। ये क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये अर्थ है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और ये हट गया प्लूटो। तो 8 ही प्लेनेट है। इन 4 को क्या कहते हैं? इनके बीच आती है एस्टेरॉयड बेल्ट, और इन 4 को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ये मतलब थोड़ा सा धरती जैसा है, टेरेस्ट्रियल। और ये है जोवियन प्लैनेट या तो गैशियस प्लैनेट, ये पूरा गैशियस गैशियस है, जोवियन प्लैनेट या तो गैशियस प्लैनेट, ऐसी चीज़ें। और यहाँ पे एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, तो कितनी बार क्वेश्चन ये भी आता है एस्टेरॉयड बेल्ट किनके बीच है, तो वो है मार्स और जुपिटर के बीच में। अच्छा आप ये बताइए कि एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट बना रहे हैं, तो अगर इन सॉल्ट्स की बात करते हैं, एक ऐसा सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, उसका पीएच क्या होगा? उसका पीएच होगा 7, एकदम न्यूट्रल होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक बेस था तो उसका जो सॉल्ट आएगा वो कैसा आएगा? वो हल्का सा एसिडिक आएगा, यानी इसका जो सॉल्ट आएगा उसका पीएच जो है 7 से कम होगा। ठीक उसी तरीके से अगर वीक एसिड लिया लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो इस बार जो सॉल्ट आएगा वो थोड़ा सा बेसिक आएगा, तो यानी इस बार इसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा। तो एकदम कॉमन सेंस की वाली बात है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, सब इंपॉर्टेंट है यार, कोई आलतू फालतू नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, NaOH, उसको हम प्यार से कहते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है, कॉस्टिक सोडा। और ब्राइन क्या होता है? जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन आप बना लेंगे, ऐसे नमक ले लो, नमक का पहले से वो आता था ढेला, गांव में तो मेरे अभी भी ऐसे ही चलता है,
तो उसको आप पानी में डाल के इसका एक्वस सोल्यूशन बना लीजिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्राइन सोल्यूशन, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। ये NaOH आखिर बनता कैसे है, तो ये चोर एल्कली प्रोसेस से बनता है। कुछ लोग कोर पढ़ेंगे, पढ़ो भाई, मैं तो चोर पढ़ता हूँ, याद रखने के लिए ठीक रहता है। चोर एल्कली प्रोसेस से बनता है हमारा NaOH, दैट इज कॉस्टिक सोडा। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आपको पता ही है, CaOCl2 उसका फॉर्मूला है। स्लेट लाइम है, इसमें आप क्लोरीन पास करा दीजिए तो आपको बन जाएगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर देखिए क्या काम करते हैं, ब्लीच आपको पता ही है, ब्लीच करते हैं, लॉन्ड्री में काम करेंगे, कपड़े वपड़े साफ करेंगे। टू मेक वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, आपको पता है ना, घर में जो टंकी से जो पानी आता है उसमें भी तो ब्लीच डाल देते हैं ताकि पानी जो है साफ हो जाए जम्स से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े वाले तो करेंगे ही, और वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, और पेपर फैक्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, यूपीएससी में कंफ्यूज यू हियर, यूपीएससी उसको काट के क्या लिख देगा कि ब्लीचिंग पाउडर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ध्यान रखो कि ब्लीचिंग पाउडर इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देता है, या यूं कहूं कि खुद रिड्यूस हो जाता है। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है इसका मतलब है वो खुद रिड्यूस हो जा रहा है। खैर बस ये याद रखिए कि इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्लीचिंग पाउडर। बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3। इसको हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट भी इसे ही कहते हैं। बाइकार्बोनेट से कोई ये नहीं समझेगा कि Na2CO3 है, ये सोडियम कार्बोनेट है ओनली। वो तो CO3 की वैलेंसी 2 होती तो इधर आ गया, Na की वैलेंसी 1 होती उधर चला गया। सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसी को कहते हैं, किसको, NaHCO3 को, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, ये इसको कई बार क्या है ना फास्टर कुकिंग के लिए ऐड करते हैं, आपको पता ही हो, घर में मम्मी मम्मी डाल देती हैं। और ये माइल्ड है, हल्का सा बेसिक है, नॉन कोरोसिव है। और बड़ी विचित्र सी बात है कि बेकिंग सोडा आप लीजिए और उसमें थोड़ा सा माइल्ड एडिबल एसिड डाल दीजिए। कौन सा एसिड डालेंगे, टार्टरिक एसिड डाल दीजिए, तो वो बन जाएगा बेकिंग पाउडर। लेकिन नाम से तो ऐसा लग रहा है कि यार बेकिंग पाउडर लेना चाहिए था, उसमें एसिड डाल के बेकिंग सोडा कहना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। तो यानी कि ये क्या है, ये हमारा है बेकिंग सोडा, नहीं, चलो बेकिंग सोडा कह देते हैं। उसमें आप थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए, ये वाला एडिबल खाने वाला कोई भी एसिड डाल दीजिए, एसिड, अब क्या बन जाएगा वो बेकिंग पाउडर। इंटरचेंजेबली कुछ ज़्यादा अंतर तो है नहीं, हल्का सा एसिड डाला है 3-4 बूंद, तो आप इसका भी फॉर्मूला यही है NaHCO3। हल्का सा एसिड लिखना हो तो लिख लो, और नहीं तो फॉर्मूला यही रहेगा। और इसमें क्या होता है कि जब आप कुकिंग करेंगे तो उसमें से CO2 गैस निकलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोटी फूलती क्यों है, बिकॉज ऑफ CO2 गैस। तो ये ब्रेड को, केक को हल्का सा राइस करेगा, फुलाएगा, सब CO2 गैस निकलती है और उनको सॉफ्ट और स्पंजी बनाता है बिकॉज ऑफ CO2 गैस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हल्का सा बेसिक है, तो जो एंटासिड आपने बनाया था यानी कि बेसिक, उसमें भी डालते हैं क्योंकि ये भी तो एल्कलाइन ही है, बेसिक ही तो है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन हुआ वो है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में भी इस बेकिंग पाउडर को डालते हैं। सोडा एसिड, सोडा मतलब ये वाला अपना NaHCO3 हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एसिड कौन सा डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं H2SO4। इससे फायर एक्सटिंग्विशर बनाते हैं, और मेरे पापा ये चलाते हैं क्योंकि वो फायर ब्रिगेड में है। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा निरमा Na2CO3.10H2। 10H2 कैसे याद करेंगे, अरे यार वॉशिंग है तो कपड़े धोने थे तो 10 बाल्टी पानी लगे, 10 बाल्टी पानी से हमने कपड़े धो लिए। Na2CO3.10H2। ये देखिए ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें वो है बोरेक्स। बोरेक्स क्या है, विंडो विंडो आप क्लीन करते हैं ना उसमें डालते हैं, कोलिन वोलिन समझ लो। तो मैन्युफैक्चरिंग होती है सोडियम कंपाउंड की, जैसे कि बोरेक्स है, तो वॉशिंग के लिए तो वॉशिंग सोडा ही डालेंगे ना, अब क्या चाशनी थोड़ी डाल देंगे। और वॉशिंग सोडा वॉश करेगा तो क्लीनिंग एजेंट जो आपके घर में होती है वो सब काम करेगा। और फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर देता है हमारा वॉशिंग सोडा। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है लिए, ये हो जाता है क्योंकि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स जो है ना, क्लोराइड्स और सल्फेट्स, कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, इनके जो सॉल्ट्स हैं वो अगर पानी में जब आ जाते हैं तो हार्ड वाटर हो जाता है। लेकिन वहीं अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हो, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वो टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। समझ रहे हैं ना आप।
यानी कि CaCO3 अगर हो तो ये टेम्परेरी हार्डनेस है, लेकिन CaCl2 अगर हो तो ये परमानेंट हार्डनेस हो गया। ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर वी हैव टू यूज द वॉशिंग सोडा एंड द फॉर्मूला इज Na2CO3.10H2O. Why 10? Because we have to use 10 bucket of water to wash something, and it is also important for the manufacturing of borax, which is used in the window cleaning. Now the last one is POP. POP is not passing out parade, fortunately or unfortunately, maybe fortunately now. So POP stands for plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको पता है, हाथ वाथ टूट जाता है हड्डी उड्डी में ऐसे करके वाइट कलर का जो लगाते हैं वही होता है पीओपी। इसका फॉर्मूला है CO सल्फेट डॉट हाफ H2O। हाफ H2O क्यों? क्योंकि पेड़ पे चढ़ रहा था, हाथ टूट गया, आधा हो गया ना हाथ, हाफ H2O। इसलिए आप याद कर सकते हैं कि हाफ H2O क्या है? पीओपी। पढ़ेंगे कैसे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स आधा, हेमिस्फीयर कहते हैं ना स्फीयर के आधे को, तो हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट यानी पानी कितना है। बनता कैसा है? जिप्सम से। देखिए कैल्शियम सल्फेट है, इसका फॉर्मूला होता है .2H2। ये कौन है? ये है जिप्सम। तो जिप्सम को जब आप हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमें? कहाँ पे? 373 केल्विन पे आप हीट कर देंगे, यानी कि लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, और थोड़ा सा जो पानी बचा है वो पानी निकल जाएगा। इसको हम कहते हैं पीओपी, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो जिप्सम है इसे हम सीमेंट में भी डालते हैं। तो सीमेंट में क्यों डालते हैं? टू स्लो डाउन द प्रोसेस, सेटिंग प्रोसेस। वरना अगर आप जिप्सम नहीं डालेंगे सीमेंट में, तो मान लो आपको दीवार बनानी है, तो आप जैसे ही यहाँ पे वो सीमेंट का वो माल है ना उसमें ऐसे लाएंगे, यहाँ पे मिस्त्री ऐसे लगाएगा, ईटा रखने के लिए आप ईटा उठाएंगे, तब तक क्या ये टचक पूरा टाइट हो जाएगा। तो जो सीमेंट है धीरे धीरे स्लो डाउन हो, ताकि ईटा तो रख लें भाई, ईटा रख लें, लगा दें, उसके बाद काम हो। तो टू स्लो डाउन द सेटिंग टाइम वी ऐड, यहाँ पे लिखता हूँ, टू स्लो डाउन सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, वरना वो तुरंत क्या है? सेट हो जाएगा। सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो ये थी जिप्सम की कहानी। तो आपको समझ आ गया होगा। और पीवाई के कुछ क्वेश्चंस, यार बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको किसी और सीरीज में डाल देंगे। और आप इस वीडियो को रिवाइज करते रहिए अगेन एंड अगेन, क्योंकि आज नहीं, आज इसकी रीच कम है, आज शायद 10 व्यूज़ जाएँ, लेकिन ये 2 साल बाद लगभग इसकी रीच बढ़ जाएगी, जब पता चलेगा कि इस 5-6 वीडियो से ही सारे क्वेश्चंस आने हैं। तो कोई बात नहीं, महा मैराथन चलाने का कोई मतलब नहीं है कि मैं 6 आवर्स की महा मैराथन की लेक्चर देखूं। अगर आप इस 5 वीडियो को देख लेंगे तो शायद आपके, अगर केमिस्ट्री में 13 क्वेश्चन आएंगे तो 10 आपको यहीं से मिल जाएंगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो आप रिवाइज करिए। और बहुत सारे क्वेश्चन थे तो मैं लगा नहीं पाया, और लगभग सब PY की हुई है। और हेलो, माय नेम इज़ विनय यादव, आई एम हियर बिकॉज आई लव टू टीच एंड आई वांट टू हेल्प पीपल हु आर इन नीड, जिन्हें एग्जाम क्लियर करना है APCAT और CDS। As I have cleared APCAT 4 times and EKT in mechanical 4 times and UPSC CDS 4 times as well, and I have appeared for SSB 14 times but couldn't make it in the SSB interviews. ये आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, यहाँ तकरीबन 6-6.5 हज़ार लोग हैं। यहाँ आपको मिलेंगे नोट्स और डेली के कोड्स। और फॉर PDF आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, CDS Black YouTube। हैव अ गुड डे, थैंक यू। और इस सीरीज़ को आप दोबारा रिवाइज करें और आपका काम हो जाएगा। थैंक यू।